सबसे पहले जितने भी पत्रकार साथी थे, जितने भी करनाल के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, देश भर के लोग जिन्होंने भी अपना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लड़ाई कोई नहीं थी, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो जो 99 लोगों का फायदा करती है लेकिन एक आदमी का नुकसान करती है, वो एक आदमी शायद ये सोचता है कि उस आवाज को रोका जाए, दबाया जाए। हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक, उसमें इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर सरकार के लेवल पे जो मुझे बताया गया कि कोई हाथ नहीं था, लेकिन कुछ एक लोग जो करनाल से ही हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया था। एक के बाद एक के बाद एक 3-4 मामले मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बच्चे को छोड़ के पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी देश हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने न केवल मैंने बल्कि मेरे परिवार ने भी उसको सहा और मेरे ऑफिस तक को सील करवा दिया गया। जैसे पता नहीं मैंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी है। यूएपीए में हमारे और भी पत्रकार साथी दिल्ली से न्यूज क्लिक के हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। यानी जिस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 6 महीने 6 दिन जो मेरे जेल के अंदर बीते, उस 6 महीने 6 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मुझे इतना पता है कि मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया था। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए, अगर कोई भी व्यक्ति उस ऑर्डर को पढ़ेगा, हाई कोर्ट से राहत जब मुझे मिली है, वो सिर्फ राहत नहीं है, वो एक किस्म से उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों ने ये पूरी की पूरी साजिशें रची थी। झूठे पर्चे दर्ज किए, अननोन कंप्लेनेंट सामने आए, जो कंप्लेनेंट आज तक अभी किसी कोर्ट के सामने नहीं आया। ऐसे ऐसे लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी, ऐसे ऐसे मामलों में दर्ज करवा दी जिससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार में किसी का कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई के ऊपर नारनौल में एफआईआर दर्ज करवा दी, वाइफ के ऊपर नारनौल में एफआईआर दर्ज करवा दी। सबको अपनी यानी कि बेल्स करवानी पड़ी, मेरे को हाई कोर्ट से बेल करवानी पड़ी। मेरे ऑफिस के 4-5 लोग थे स्टाफ के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरे ऑफिस को सील कर दिया, ये कहकर कि जी ये हमने किसी और को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन मौके पर हमें कोई और मिला, मैं जेल के अंदर हूं और मेरे ऑफिस तक को सील कर दिया गया। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो इंसान को न्याय मिलता है और दिवाली से पहले मैं माननीय हाई कोर्ट का, जो मेरे एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, राजेंद्र सिंह चीमा जी, आरएस चीमा जी, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फाइट की वो आरएस चीमा जी ने मेरे लिए की। करनाल से जो चीमा साहब है, नरेंद्र सिंह चीमा जी, उन्होंने मेरे लिए बहुत फाइट की। हालांकि करनाल से, नारनौल से मुझे किसी भी मामले में बेल नहीं मिली। मेरे ऑर्डरों में ऐसी ऐसी चीजें लिख दी गई कि वो ऑर्डर पढ़कर मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरे जो बेल है वो किस वजह से डिसमिस की जा रही है। रोज मैं अखबार में पढ़ता था, क्योंकि मैंने अंदर 2-3 अखबार लगवाए हुए थे। मेरे से ज्यादा खतरनाक मामलों में मामन खान थे। कितना नूह हिंसा के अंदर 6 लोगों की मौत हुई, 4 एफआईआर दर्ज हुई, सेशन कोर्ट ने पहली डेट पे उनको बेल दे दी। मेरे जैसे कितने मामले 354A में दर्ज हुए कि छेड़छाड़ के मामले हैं, उनमें यानी आज सुबह की खबर है, उसमें एयरपोर्ट के अंदर एक घटना होती है छेड़छाड़ की, उसमें भी जो बेल है वो साथ के साथ मिल जाती है। लेकिन मुझे 6 महीने 6 दिन के बाद बेल दी गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। मुझे किसी ने छोड़ा नहीं है, मुझे पुलिस ने नहीं छोड़ा, मुझे थाने वालों ने नहीं छोड़ा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं छोड़ा। मुझे अगर रिहाई मिली है, मुझे अगर बेल मिली है तो हाई कोर्ट से मिली है। इसलिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन जजेस का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे मामले को सही तरीके से सुना। बकायदा जो शिकायतकर्ता थे, जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उनकी खिंचाई भी की। और ये और पत्रकारों के लिए भी एक सबक है कि अगर आपको इस तरह की बात किसी भी अधिकारी के खिलाफ बोलते, खासकर मैं बोल रहा हूं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। सरकार आपके खिलाफ नहीं होगी, अगर आपके खिलाफ कोई होगा तो वो अधिकारी होगा, गुमराह करेगा तो वो अधिकारी किसी सरकार को गुमराह करेगा। और इसी वजह से मुझे 6 महीने 6 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। और जितनी सजा मैंने भुगती, उससे ज्यादा सजा मेरे परिवार ने भुगती। 2.5 महीने तक, मुझे बाद में बताया 2.5 महीने तक मुझे नहीं पता लगा, 2.5 महीने तक मेरे घर के बाहर सीआईए तक लगा के रखी गई, जैसे पता नहीं कोई एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज मेरे घर के अंदर हो रही हैं। और भी बहुत कुछ है, मैं आने वाले समय में उन चीजों का खुलासा करूंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों ने ये सब कुछ किया। मेरे चैनल को खराब करने की कोशिश की गई। मेरे चैनल के 50 लाख फॉलोअर इस समय मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल को हैक कर लिया गया है। कैसे?
वो पूरा चैनल IBN24 का हैक हुआ, कैसे आप लोगों की उम्मीदों को तोड़ने की, कुचलने की, मसलने की कोशिश की गई, ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अभी कुछ दिन तक मैं अपने परिवार के साथ रहूं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा सब कुछ सहा है, मेरे पत्रकार साथी, करनाल के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड से मेरे परिवार के साथ संपर्क बनाए रखा। लोगों ने बहुत डोनेशन का भी ऑफर किया, लाखों रुपए का ऑफर किया कि हम आकर्षण जी के लिए लीगल हेल्प के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने किसी से, मेरे परिवार ने किसी से 1 रुपए की भी कोई भी मदद नहीं ली। लड़ाई मेरी थी, आप लोगों के लिए थी, वो लड़ाई मैंने खुद लड़ी है और आगे चलकर भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन चीजों को सिस्टमैटिकली तरीके से कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मामले में एक बार फिर बोल रहा हूं, जो दर्ज हुए मामले, एक एक बच्चे को पता है करनाल के अंदर की टोटल फेक केसेस से, अगर उसमें से एक भी सही केस होता, पॉक्सो का केस लगाना, मुझे लगता है कि उन लोगों के ऊपर यह तमाचा है जिन्होंने एक बच्चे का, 6 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर पॉक्सो का पर्चा दर्ज कर दिया, ये कहकर कि मैंने उस बच्चे की न्यूड फोटो और वीडियो बनाई है। मेरा खुद बच्चा साथ खड़ा है, मेरे भतीजी मेरे पास है 3-4 साल की, मेरी बेटी 10 साल की, यानी उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि आकर्षण उप्पल को जेल में रखने के लिए उन्होंने पॉक्सो जैसे फर्जी मामले दर्ज किए। जिन जजेस ने इस मामलों को पढ़ा, कोई रिकवरी नहीं, पेरेंट मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्जी फर्जी मामले दर्ज कर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय के लिए डिटेन कर रखा जाए। जैसे मैं अगर बाहर आ जाऊंगा तो मेरे आने से शायद पूरा करनाल कहीं बर्बाद ना हो जाए। और पीछे से 6 महीने कितना आबाद हुआ है, ये मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा था, आप लोग भी पढ़ रहे थे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि जिन भी लोगों ने मुझे ये अभी तक सपोर्ट किया, जिन भी लोगों ने अपना प्यार मुझे दिया, मेरे परिवार के साथ जुड़े रहे, उन सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, जो भी विवाद हुआ सिर्फ वो तहसीलदार वाले मामले में हुआ। अब कुछ एक लोग ये भी नीचे पूछेंगे कि क्या उसमें आकर्षण की कुछ 1% भी कहीं गलती थी, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कुछ शब्दावली कुछ ऐसी गलत से नहीं गई, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। पिछले दिनों उनके मुंह से भी ये बात निकली थी, जजेस वाला जो मामला हुआ था, दिमाग खराब करने को लेकर जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने भी बाद में ये बात बोला था कि कई बार फ्लो में बोला जाता है। हमने भी वो खबर चलाई थी कि ठीक है, मुख्यमंत्री ने बोल दिया फ्लो में, कोई बात नहीं। इस तरह के बड़े बड़े नेता बोलते हैं। अगर मेरे फ्लो में मैंने अगर ड्राइंग रूम की जगह टॉयलेट बोल दिया कि मैडम टॉयलेट में है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, ये मामला बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था। उसमें इस तरह के, देखिए उसमें बेटा जी आरोप क्या लगाया गया कि मैंने तहसीलदार का पीछा किया है। क्या मैं तहसीलदार अपने घर से भगवान को माथा टेक कर खबर करने के लिए जाऊं तो किसी का पीछा करने के लिए जाऊंगा? किसी महिला का मैंने जाके खबर करी, उनको छुपने की जरूरत नहीं थी, ऐसा आदेशों में भी लिखा हुआ है, हमारे वकील साहब ने भी यही बात बोली। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैडम को हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन जब उस मामले के बाद एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, पॉक्सो जैसा मामला दर्ज किया, बेटा ये आप भी समझदार है, पॉक्सो के केस में किसी की 1.5-2 साल से पहले जमानत नहीं होती। ये मामला इसीलिए दर्ज किया गया था, मुझे ये भी कहा गया था कि 2 है, या रेप का या पॉक्सो का, दोनों में से कोई ना कोई मामला दर्ज होगा। और पॉक्सो का मामला इसलिए दर्ज किया गया कि किसी बच्चे का नाम सामने आएगा, किसी बेटी का नाम सामने आएगा, लोगों के बीच में एक इमेज खराब होगी। लेकिन मैं शुक्र करता हूं उस परमात्मा का कि जिस बच्चे की मदद के लिए मैं कुरुक्षेत्र में खबर करने के लिए गया था, उसके पेरेंट को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने पुलिस का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मेरी बेल हो पाई है। उन पेरेंट्स ने खुलकर एफिडेविट दिए कोर्ट के अंदर कि आकर्षण उप्पल ने हमारी मदद की है, वो मदद करने के लिए कुरुक्षेत्र आया था, हमारे बच्चे की कोई फोटो कोई वीडियो नहीं बनाएगी, ये टोटली फेक केस है, जिस वजह से मुझे हाईकोर्ट ने जमानत दी। और मैं फिर से हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनका, खास करके प्रितपाल सिंह पन्नू जी यहाँ पर है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पन्नू साहब कहाँ पे हैं? पन्नू जी ने बहुत मेहनत की है इस पूरे केसेस के लिए, मुझे रूटीन में मेरे एडवोकेट के तौर पर मिलने भी आते थे। बाट सर खड़े हैं यहाँ पे, बाट सर कहाँ पे आप? हरजीत है मेरा दोस्त। देखिए जेल में जाने के बाद ये पता लगता है कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार मुझसे मिलने के लिए आते थे, केस पूछते थे, मैं वर्ड टू वर्ड उनको बताता था कि ये केस है। हरजीत है, अपना सारा काम छोड़कर, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है इनका भी हुआ होगा, सर है अपना स्कूल छोड़कर। और मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, बिना नाम लिए मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने खुलकर मेरी मदद की, चाहे बेटा जी उसमें आप भी हैं या जो भी लोग हैं, उन सबके साथ कुछ ना कुछ 19-21 करने की कोशिश की गई है। किसी के साथ कोशिश की गई, किसी के साथ कर दिया गया, किसी का नुकसान भी किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहा है, लॉ सब देख रहा है। लॉ को बनाने वाले लोग अच्छे हैं, लेकिन लॉ को फॉलो करवाने वाले लोग कैसे हैं वो आपने देख लिया। जिस अधिकारी को मेरे मामले में आईओ बनाया गया, जांच अधिकारी,
वो आईओ भगवान को गालियां देता है और शायद अभी वो सस्पेंड है, जो मुझे पता लगा लाइन हाजिर है, या सस्पेंड है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को गालियां दे दी। ऐसा शख्स मेरे मामले का आईओ था। यहां से समझ सकते हैं कि कितने बहादुर, कितने काबिल अधिकारियों को मेरे केस के अंदर लगाया गया। ये 6 महीने 6 दिन मैंने 6 साल की तरह बिताए हैं। मुझे पता है कि मैंने जितना नहीं सहा, मेरे परिवार ने उससे ज्यादा सहा है। 2.5 महीने पुलिस मेरी वाइफ का पीछा करती रही है। उनके ऊपर 354D में पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ? 2.5 महीने तक पुलिस मेरे घर के अंदर आकर मेरे घर वालों को परेशान करती रही है। रात रात को शराब पीकर आते थे मेरे घर में कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। उनके ऊपर 354 कौन लगाएगा? ये सारे वीडियोग्राफ मेरे पास है और आगे चलकर मैं बताऊंगा कि किस तरह से ईमानदार, मेहनती दिखने वाली जो पुलिस है उसने किस तरह से ये पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा रचा, कैसे मेरे फर्जी साइन किए गए, कैसे इन मामलों के अंदर मेरे फर्जी बयान साफ लिखे गए, जिन पर मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जब मैंने साइन करने से मना कर दिया तो पुलिस ने मेरे साथ क्या क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे खुशी सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स को यह बात पता था कि आकर्षण उपल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। और इसी वजह से 6 महीने 6 दिन बाद भी मैं यहां पर खड़ा हूं। नहीं तो कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कई बार आदमी दबाव में आ जाता है, कोई वो गलत कदम उठा लेता है। लेकिन मैंने इस लड़ाई को हमेशा की तरह फिर से हिम्मत के साथ लड़ा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त, पन्नू जी जैसे, बाट सर जैसे, हरजीत जैसे जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे पल पल एक बात ही बोली कि जल्दी आप बाहर आ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सब लोग आपकी फेवर में है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा प्रोपोजेंडा रचा, ये पूरा मामला एक्चुअल में 100 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा।